तो सभी मित्रों का स्वागत है सभा में। और आज की बातचीत शुरू करने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। सुझाव आपके होंगे और फिर बातचीत आगे बढ़ जाएगी। हाँ, लिख के लाए हो? अच्छा बोलो, इधर थोड़े और नजदीक आ जाओ। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से और आपके जैसे ज्ञानी पुरुष से समझा कि अपेक्षा से ही सब खेल बिगड़ता है। अपेक्षा? हाँ, अपेक्षा जब रखता हूँ तभी सारा खेल बिगड़ जाता है। हाँ, जो खेल, तो अपेक्षा रहित जीवन मुझे पता तो है। जब जब मैं अपेक्षा नहीं करता तब अच्छा सब चलता है, लेकिन जैसी अपेक्षा ही आती है तो सब खेल सारा फिर पकड़। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जो वास्तविक भय है वो काल्पनिक भय से बहुत कम है, लेकिन कल्पना में बहुत बड़ा छोड़ दिया, अपेक्षा सब छोड़ दी। लेकिन मैं ऐसा इस क्षण में रह क्यों नहीं पा रहा हूँ कि जो अपेक्षा रहित जीवन है उसको मैं किस तरीके से इसको खेल समझ के अपेक्षा को छोड़ दूं। ऐसे जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या ही है। मैं कहता हूं कि ये मूल समस्या है। दो चीजें आदमी के जीवन में दुख देती हैं। एक अपेक्षा और एक उपेक्षा। उपेक्षा के बारे में हम ज्यादा समझ नहीं पाते। अपेक्षा तो हमें पकड़ में आती है कि हमने इस चीज से अपेक्षा की और अब तुम ये कहते हो कि वो अपेक्षा नहीं करना चाहिए, तो ये उपेक्षा हो गई। यानी अपेक्षा ही शीर्षासन करके खड़ी हो गई और फिर वो करवट बदलती रहेगी। तुमको अगर अपेक्षा से मुक्त होना है तो उपेक्षा करना भी बंद करो। किसी चीज की उपेक्षा मत करो। उपेक्षा का मतलब है हम उस चीज से लड़ रहे हैं। जिस चीज की अपेक्षा कर रहे हैं उस चीज से लड़ भी रहे हैं, क्योंकि अपेक्षा दुख दे रही, बहुत दुख देती। तो हम फिर क्या करते, उसकी उपेक्षा करके उससे मुक्त होना चाहते। वो रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। इसलिए आप अपेक्षा से जब ही मुक्त हो सकते हैं जब आपको उपेक्षा का गणित भी समझ में आ जाएगा कि किसी चीज की उपेक्षा नहीं करना। अगर वो सूत्र पकड़ में आ गया तो फिर जीवन से अपेक्षा विदा होने लगेगी और जीवन तुम्हारा करीब करीब चॉइसलेस हो जाएगा। अपेक्षा मतलब चाहत। हमने एक चाह पैदा की और उस चाह में हमने मांग कर ली, कोई भी मांग। इवन ये भी एक मांग है कि हम उस अपेक्षा से मुक्त होना चाहते हैं। ये भी एक मांग ही हो गई ना। गहरे में तो अपेक्षा ही हो गई कि हम उससे मुक्त होना चाहते। तो उपेक्षा का सूत्र अगर पकड़ में आ जाए कि आपको किसी चीज की, छोटी से छोटी, व्यक्ति से ही मतलब नहीं है, जीवन को इस तरह से जीना शुरू करो कि ना किसी तरह की अपेक्षा हो, ना किसी तरह की उपेक्षा। मेरा ऐसा मानना है
कि मनुष्य जो है ये दो चीजों में ही ज्यादा फंसा हुआ है। ये दो ही चीजें उसको खाई जा रही हैं और इन दो चीजों में से अगर वो फ्री होता है तो ये मान लो वो बुद्ध ही हो जाता है। मतलब जो पहले दिन की समस्या है और आखिरी दिन की भी समस्या है। ये साधारण घटना नहीं है जीवन की, क्योंकि जीवन हमारा बहुत कुछ इन दो चीजों पर निर्भर है। या तो आप इस चीज को करोगे या फिर इस चीज से लड़ोगे, और दोनों चीजें आपको बहुत मुसीबत में डालती रहेंगी। और आप कह रहे हो कि जीवन सरल हो जाए, सरल हो जाए, वो इसकी भी अपेक्षा ना रहे। मतलब जीवन सरल तो हो ही नहीं सकता अगर उपेक्षा नहीं गई। आपका जीवन कठिन रहेगा, क्योंकि एक नकार है आपके पास, एक नकारात्मक शक्ति आपको पकड़े हुए है जोरों से। जब हम किसी चीज का विरोध करते हैं तो विरोध भी हम उसी चीज का कर सकते हैं जिसकी हमारी चाह रही हो, उसी का विरोध करेंगे। अगर आपको मंगल ग्रह पर किसी तरह की अपेक्षा नहीं है तो वहां कोई उपेक्षा होगी क्या आपकी? आप ये कहोगे कि मंगल ग्रह पे हमें किसी तरह से नहीं जाना, हमें कुछ लेना देना नहीं है मंगल ग्रह से। अगर मंगल ग्रह से लेना देना है तो फिर मंगल ग्रह की उपेक्षा होगी। ऐसी कई चीजें हैं जो विराट हैं, उनकी हमें कोई अपेक्षा नहीं है। सूरज से आप कोई अपेक्षा नहीं रखते, उसकी उपेक्षा भी नहीं करते। जब धूप लेना होती है तो धूप ले लेते हो, कोई अपेक्षा नहीं करते हो, धूप ले लेते हो। और नहीं लेना होती तो छाया में चले जाते हो, तो कोई उपेक्षा नहीं की आपने सूरज की। आपका काम हुआ, आपने जी लिया उसे, लेकिन अपेक्षा भी नहीं है और उपेक्षा भी नहीं है, और जीना हो रहा है कि नहीं? क्योंकि आपकी अपेक्षा और उपेक्षा से सूर्य का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे समझ लो। उसी तरह से जीवन की जो घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को आपसे कुछ लेना देना नहीं। वे घटनाएं अस्तित्व में हैं और अस्तित्व में रहेंगी। उन्हें नकारा नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। जैसे सूरज को नहीं पकड़ा जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। बस हमारी मौज है, हमने धूप ले ली और मौज है तो कोई गाली थोड़ी देने लगेंगे, हम पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, कोई उपेक्षा नहीं करेंगे उसकी। हमें सूरज से ना अपेक्षा है ना उपेक्षा, जो करना हमको ही करना। तो अपेक्षा में जीना है तो हमें जीना है, और उपेक्षा में जीना है तो हमें जीना है। तो जिम्मेदारी तो हमारी हो गई ना पूरी। अब इसमें अपेक्षा और उपेक्षा का क्या दोष है? सूरज का क्या दोष है इसमें? तुम अपेक्षा की तरफ हो गए, पीड़ा भोग रहे हो, फिर उपेक्षा की तरफ हो गए। तो असली में तुम जो अपेक्षा की तरफ होते तो तुम्हें देखना, तुमको इस सूत्र को पकड़ना है कि अपेक्षा से नहीं लड़ना है। आपके अंदर जो अपेक्षा का भाव उठा है उस भाव को खत्म करना। नहीं, अपेक्षा तो एक के बाद दूसरी खड़ी होगी, अपेक्षा कभी मिटती नहीं है, एक के बाद दूसरी। लेकिन अगर अपेक्षा का भाव ही तुम्हारे अंदर से चला जाए, आज कुछ इसी संदर्भ में वो कुछ कह रहे थे, वो दूसरी तरह की बात थी, लेकिन सूत्र वही का वही था कि जब आप किसी तरह की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं और किसी तरह की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आप सहज जीवन में आ जाएंगे। और जीवन एक सरलता का नाम है, इसमें जीवन में कठिन कुछ भी नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, जीवन सरल से सरल घटना है।
हमने जीवन को बहुत कठोर बना दिया। जितना हम कठोर बना सकते हैं उतना कठोर बना दिया, और उसकी कठोरता में हमारा व्यक्तित्व कठोर हो गया। अब हम लड़ेंगे कि हमारा व्यक्तित्व कठोर होना कैसे मिट जाए जी। वो आपका व्यक्तित्व कहाँ से मिटेगा? आपने जीवन को कठोर बनाया, पहले वो रियलाइज करो कि आपने बनाया कठोर, और इन दो ही सूत्रों से कठोर होता है। यानी जीवन का सारा गणित बिगड़ता है इन दोनों चीज़ों से, अपेक्षा और उपेक्षा। अब ऐसे लोग कहते हैं कि अगर हम अपेक्षा नहीं करेंगे तो हम जिएंगे कैसे? लोगों की ऐसी बात निकलती है कि अगर अपेक्षा नहीं करेंगे तो हम फिर जिएंगे कैसे, हमें जीने में मजा कैसे आएगा? तो फिर आप जानो, अगर अपेक्षा करोगे तो अनिवार्य रूप से आप तैयार हो जाओ दुख झेलने के लिए, क्योंकि उपेक्षा भी करना पड़ेगी। तो अपेक्षा में थोड़े से तुम खुलोगे और उपेक्षा में तुम टकराओगे। तुम्हारा दरवाजा बंद होगा, चीजें तुमसे टकराएंगी। तो दोनों चीजें हमें ऐसे मानना चाहिए कि जी हमारी मान्यता है, ना तो इस जगत में अपेक्षा का अस्तित्व है और न उपेक्षा का अस्तित्व है। अस्तित्व इसमें कौन डालता है? अस्तित्व तो हम डालते हैं। कोई घटना है, उस घटना में जब हमारा अस्तित्व डलता है तभी अपेक्षा खड़ी हो सकती है, और हमारा अस्तित्व लड़ता है तो उपेक्षा होती है। तो हमें संभालना क्या चाहिए? हमारे अस्तित्व को संभालना चाहिए कि हम उस चीज में अस्तित्व ही ना डालें। और जब अस्तित्व नहीं डालोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि अपेक्षा जैसी कोई चीज होती है और उसकी उपेक्षा भी होती है। इसका आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो जड़ से ही खत्म हो गई। वो तो दिखाई दे रही थी तुम्हारी वजह से, तुम उसमें डाल रहे थे जान। ऐसे ही एक चीज नहीं है, ये जीवन की हर एक घटना का ये खेल है कि उस घटना में हम जान डालते हैं। अस्तित्ववान हर चीज को हम बनाते हैं। हमारे विचार को भी हम अस्तित्व, नपुंसक हैं सब विचार, लेकिन हम अपने विचार को अस्तित्ववान बना देते हैं, क्योंकि उसमें हमारा अस्तित्व जुड़ जाता है। चाहे भलाई हो चाहे बुराई हो, भलाई और बुराई जैसी चीज दुनिया में कुछ है नहीं। अगर उसके अस्तित्व को देखने जाओगे भलाई के, तो अकेला उसका अस्तित्व मिलेगा क्या? भलाई का या बुराई का मिलेगा? अगर तुमने अस्तित्व नहीं डाला, तुमने कहा अंगूर खट्टे हैं, अब अंगूरों को क्या लेना देना है इस बात से कि वो खट्टे हैं कि मीठे हैं? भी तो हैं। लेकिन तुम अंगूर को पकड़ना चाहते थे, अंगूर मिले नहीं तुम्हें, लोमड़ी की तरह कूदते रहे, और फिर तुम क्या कहोगे? अंगूर खट्टे हैं। जब तुम्हें कोई चीज नहीं मिलती तो क्या करते हो? उसकी निंदा करने लगते हो, पहलू बदलते हो, क्योंकि तुम्हें प्राप्त नहीं हुई। तुम्हें प्राप्त नहीं हुई तो जितनी निंदा कर सकते हो फिर उतनी करोगे, जी भर के करोगे। और तुम्हें वही चीज प्राप्त हो जाती तो तुम निंदा नहीं करते। मजा देखो, ये पागलपन देखो आदमी का। आदमी कितना पागलपन को जीता है ये देखो आप। और आदमी कभी भी समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता कि ये खेल जो शेख सिल्ली का चल रहा है, इसकी भूमिका बनाता कौन है मेरे अलावा? मेरी चाहतें, मेरी वासनाएं, मेरी कामनाएं बहुत सारी चीजों में अस्तित्व पैदा कर देती हैं, और फिर वो अस्तित्व जब खड़ा हो जाता है तो फिर उससे लड़ने लगते हो आप कि ये दूर हो जाए। तो दूर होने के लिए भी अस्तित्व खड़ा करते हो आप, फिर शक्ति पैदा करते हो उससे लड़ने की।
तो ये सारी चीज जो है अगर समझ, इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि धर्म जो है पूरा समझ का खेल है, पूरी राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको चीज ज्यों की त्यों समझ में आ गई है तो आप उसी क्षण उससे मुक्त हो। कोई उपाय नहीं है। बड़ी विचित्र खेल है। जैसे जो पूछ रहे हैं कि इसका उपाय क्या है, अब उपाय कुछ है नहीं। कोई मजीरा तो मैं बता नहीं दूंगा कि ये है उपाय, लो भभूत लगा लो, ऐसा कोई उपाय नहीं। कभी जीवन की घटनाओं का कोई उपाय किसी ने नहीं बता पाया। क्यों? कि जीवन में जो दिखाई दे रहा है वो वैसा है ही नहीं, वो हमारी मान्यता है। अब जब हमारी मान्यता है तो उसका इलाज कोई दूसरा कैसे कर सकता? तुम्हें अंगूर खट्टे दिख रहे हैं और जो पहुंच जाता है अंगूर तक उसे अंगूर मीठे हैं। उसी आदमी को वही चीज मीठी है क्योंकि वो वहां तक पहुंच गया और उसका खेल देख लिया उसने, तो वो क्या कहेगा कि अंगूर मीठे हैं, और उसी घटना को तुम कहोगे अंगूर खट्टे हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें नहीं मिली तो बेकार है वो, आप कहोगे किसी काम की नहीं है, बहुत बेकार है। और दूसरे को वो लग रही है वरदान, आशीर्वाद लग रही, वो 4 दिन बाद उसे भी आशीर्वाद नहीं लगेगी। अब इसमें है क्या? इसमें सारा खेल गर्लफ्रेंड का है क्या? उसका तो बिल्कुल नहीं है। इसमें सारा ड्रामा हमारा है। हम अपना सम्मोहन डालते हैं। असली में हमें सम्मोहित होने की आदत है, और सम्मोहन हमारा खंडित होता है तो हम उपेक्षा से भर जाते हैं कि नहीं यार ये चीज ऐसी नहीं है। और अच्छी बात है ये घटना ऐसी है कि समझ में आ जाए। कारण क्या है? आदमी को बिना इस सूत्र को समझे वैराग नहीं घटता। और धर्म की एक विचित्र बात है कि अगर वैराग नहीं घटा तो धर्म किसी को नहीं घट सकता। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है जब तक वैराग चित्त में ना आए, कोई धार्मिक हो जाए, धर्म को जीने लगे। धर्म को जीना बड़ी बात है, बड़ी बात। और वैराग छोड़ने पकड़ने की बात बिल्कुल नहीं है। वैराग इसी को कहते हैं कि तुम्हारी किसी चीज के प्रति जो अस्तित्व डालने की आदत है उसको देखने की कोशिश करो। उसको देखोगे तो तुम अपने आप को सेक्सुअली पाओगे। ये लगेगा ये दोनों चीजें नहीं हैं। अब उनसे क्या कहोगे कि वैराग घटा? भाषा में बोल रहा हूं कि वैराग, आप उस चीज से मुक्त हो जाओगे। वो चीज आपके लिए अस्तित्ववान नहीं रहेगी, क्योंकि इस जगत में जो भी अस्तित्ववान है वो हमारा डाला हुआ अस्तित्व है। कोई चीज अस्तित्ववान नहीं है। इवन साधारण भाषा में बोले तो ये चीकू का पेड़, उसे थोड़ी पता है कि वो चीकू का पेड़ है, वो तो है अकेला, उसे बिल्कुल पता नहीं है कि वो चीकू का पेड़। इसमें अस्तित्व किसने डाला? हमारे उपयोग की चीज है, हमने उसके बारे में सुन रखा है कि उसमें मीठे मीठे फल लगते हैं, तो हमने उसमें गजब का अस्तित्व डाल दिया है। और अस्तित्व डाला मांग के सहित कि चीकू तो उपलब्ध होना चाहिए। और फिर यहाँ रह रहे हैं बंदर, तो वो कहते हैं हमारे काम की चीज है, तुम कहाँ से? तो तुम भले ही अस्तित्व डालते रहो, तुम्हारे हाथ में कटोरा, कुछ नहीं आएगा, और वो मान ले जाएंगे हाथ, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम इतने ताकतवर नहीं हो जितने वो हैं, तुम थोड़ी चढ़ सकते हो। वो चढ़ जाते हैं। उन्हें कारण क्या है कि उनके लिए वो जरूरी है और आपके लिए विलासिता है। आपके लिए जरूरी नहीं है, नहीं आप मर जाते। है कोई चीज जरूरी? कोई चीज ऐसी जरूरी नहीं है। और बंदरों के लिए बेचारों को जरूरी है, क्योंकि उनकी कोई फैक्ट्री तो है नहीं।
उनका तो सारा खेल ऐसे ही चलता है। तो वो उनकी घटना सहज है, वो कोई अपेक्षा से नहीं भरे हुए हैं, वे खेलते हैं, खेल के चले जाते हैं। और हमें लगता है कि ये बंदर खा गए यार, कल से बंदूक लेके बैठना पड़ेगा। अब ऐसी अपेक्षाएं करोगे और बंदर मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें ज़रूरत ज़्यादा है। समस्या ये है कि उन्हें ज़रूरत ज़्यादा, हमें कम। तो ऐसी अपेक्षा ही मत रखो जे मानो कि ये बंदरों का भोजन है। अब अंगूर खट्टे हैं ऐसा करके मत मानना, ऐसे माने तो फिर तुम्हारे मन में वो रहेगा ही कि यार बंदर नहीं खा रहे होते तो ये हम खा रहे होते। अब ऐसी भावना नहीं, ये सत्य को समझो कि ये बंदरों ज़्यादा उपयोगी है और हमारी विलासिता है। बहुत सारी चीज़ें जिनकी हम अपेक्षा करते हैं वो सच पूछो तो हमारी विलासिताएं हैं, ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत की जो चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ चींटी से लगा के हाथी तक को ज़रूरत की चीज़ सामने से मिलती है, ना उसे अपेक्षा करना पड़ती ना उपेक्षा करना पड़ती, उसको सामने से। जो कुदरत का एक नियम है, कुदरत ने तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ तुम्हें सामने से दी है, बिल्कुल सामने से आती है। जिस चीज़ की तुम्हें सच में ज़रूरत है, आसक्त नहीं हो तुम, विलासिता नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम्हारी ज़रूरत है तो वो चीज़ बिल्कुल मिल रही है। नदियाँ सहज बह रही हैं और नदियों से जीवन का बड़ा जुड़ाव है, सहज पानी मिलता है। अब वो तुम्हें फिल्टर पीना है और कुछ पीना है, लग्जरी में जाना है तो थोड़े हाथ पैर चलाना पड़ेंगे, बाकी तो सब मिल ही रहा है। मिल रहा है कि नहीं? आपको समझ में आया सूत्र? तो आप इस बात की, ये प्रश्न ही आपका गोल गोल हो जाता है आखिरी में, क्योंकि आपको ये पता भी नहीं होता कि आप पूछ क्या रहे हो। एक बात से दूसरी बात प्रश्न बन जाती है, दूसरी से तीसरी बात प्रश्न बन जाती है, और जड़ हमें दिखाई नहीं देती कि पहले कदम पे जो प्रश्न था वही झूठा था। उसी में रियलाइज हो जाते तो अगला प्रश्न पैदा ही नहीं होता कि अब इससे मुक्त कैसे हों, इससे हम फ्री जीवन कैसे जिएं। जो चीज़ अड़चन है ही नहीं वो तुम्हारे फ्री जीवन में बाधा कहाँ डाल रही? तो कोई उपाय करना पड़ेगा क्या उसको? बिल्कुल उपाय नहीं करना पड़ेगा। इस चीज को ठीक से समझना ही ज्ञान है, ध्यान है, ऐसे समझिए। और कोई प्रश्न किसी का? तेरा सच में बोलो, सच में प्रश्न होना चाहिए। उठा तो नहीं लाई कहीं से? अच्छा चल ठीक। बाबा, जब मैं अपने आप को ऑब्जर्व करती हूँ, आपने मुझे बोला था सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तो पता चलता है, अलर्टनेस आती है कि मेरे मन में बिखराव है या मुझे भय है, लोभ है, इनसिक्योरिटी है, काम है, वो पता चलता है। लेकिन बाबा इस बार मैं वो मेरे एलर्जी की ट्रीटमेंट के लिए गई थी ना जयपुर, तो मैं वापस आई यहाँ पे 3 दिन के बाद। तो बाबा मुझे ऐसे पागलपन जैसा कुछ हो गया, इतनी मैं पागल, इतना मुझे ऐसा कुछ लगे कि मैं पागल हो गई, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे क्या हो। तो वह 3 दिन तक मैं अपने बेड पे से खड़ी नहीं हो पाई और मैं इतनी रोई और मुझे समझ में ही नहीं आया मुझे क्या हो रहा है। तो बाबा 3 दिन में ऐसा लगा कि मैं यहाँ जाऊँ ही नहीं, कमरे से कहीं बाहर ही नहीं जाऊँ, मतलब मैं किचन में ना जाऊँ, कुछ नहीं। मैं 3 दिन नहीं गई। फिर ऐसा हुआ 3 दिन के बाद कि ऐसा हुआ कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, इतने लोग आ रहे हैं काम करने के लिए। तो फिर मैं गई, तो धीरे धीरे वो कम हो गया। लेकिन मुझे इतना फियर आ गया कि मुझे ऐसा मुझे पहले से होता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस बार वो इतना इंटेंस हो गया कि बाबा मुझे अलर्टनेस किस बात की मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब इतनी मैं पागल हो गया। आप उस वक्त बहुत बीमार थे तो मैं आपको भी शेयर नहीं कर पाई,
कुछ बता नहीं पाई। तो जिस चीज़ का मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है, तो मैं उसको कैसे लूँ। फिर अल्पेश भी मैं बहुत रो रही थी और मुझे समझ में नहीं है मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। तो अल्पेश भी कमरा छोड़ के उस कमरे में चला गया कि तू ड्रामा करती है, तू अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल समझती है। मुझे स्पिरिचुअल घटना ही नहीं हो रही है, लेकिन मुझे इतना पागलपन, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगा फिर बाद में कि शायद मैं ट्रेन में गई और वहाँ पे हॉस्पिटल में गई, तो जिसके चेहरे के सामने देखती थी ना बाबा, जिसको मैं देखूँ ना छोटे बच्चे से, तो मुझे ऐसा लगा सब टूटे टूटे, सब बिखरे हुए, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, ऐसा इतना मुझे ऐसा लगा ना। तो शायद वो मेरे अंदर मुझे ज़्यादा फील हो गया, शायद इसीलिए मैं इतनी डाउन हो गई। मुझे समझ में ही नहीं आया। तो बाबा मुझे थोड़ा डर लगता है कि अभी नेक्स्ट टाइम मुझे जून में जाना है, तो मैं अपने घर भी जाती हूँ, मम्मी पापा के घर, किसी के भी, यहाँ से दूर होकर आश्रम में भी जाऊँगी, राजपीपला भी जाऊँगी, वापस आती हूँ ना बाबा मुझे ऐसे पागल जैसा लगता है, समझ में नहीं आता, मैं डाउन हो जाती हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पाती। तो शायद मेरे अंदर बिखराव है, वो मुझे मिररिंग हुआ दिखा या मुझे क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ को समझना भी है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे जाना हो तो मैं क्या करूं? कहाँ नेक्स्ट टाइम जाना हो? वो ट्रीटमेंट के लिए वापस जाना पड़ेगा ना। तो तेरे को ये भरोसा है कि दोबारा ऐसा ही होगा? मुझे पता नहीं बाबा। मान तो रही है तू? ऐसा थोड़ा डर तो लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो। क्यों लगता है डर? कल देखा तो है नहीं तूने, कल और अच्छा नहीं हो सकता, तो उस तरफ क्यों नहीं सोचते कि जो गुजर गया है वो लौटने के लिए होता है क्या? एक भी चीज़ नहीं लौटती, सिर्फ स्मृति रहती है। जीवन का जो स्वभाव नहीं है, नदी कभी लौट के देखती है? जीवन नदी की तरह है और जीवन कभी लौट के नहीं देखता, सिर्फ स्मृतियों का जाला है, कुछ नहीं है। ये जितना ड्रामा तू कह रही है ये कुछ है ही नहीं। कभी कभार ऐसा घट जाता है जैसे तुम एक अलग तरह का ट्रीटमेंट करा के आए, जो सुइयाँ मुइयाँ लगवाने का जो भी ट्रीटमेंट करवा के आए, तो पहले कोई भी चीज़ जो है हमें डिस्टर्ब करती है। कोई भी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी का काम अगर तुम्हारे अंदर है तो वो क्या करेगी, पूरा हिला देगी आपके लिए। बाद में सेटलमेंट आ जाता, बाद में फिर उसका गुण काम करता जिसके लिए वो डाली गई एनर्जी। बाबा वो नहीं था, उसकी वजह से नहीं हुआ था। तो किसकी वजह से हो रहा था? बाबा ऐसा तो मुझे थोड़ा तो हमेशा होता ही रहता है। तो वही तो उभर गया वो उससे इंटेंस ज्यादा हो। वही वो कोई चीज, जैसे आदमी शराब पी लेता है तो गालियां जो छुपी होती हैं वो उजागर बिना डर के निकलने लगती, बिल्कुल थाने के सामने गाली देता, भले ही पिटाई हो जाए, लेकिन खूब गालियां देता, खूब अनाप शनाप बकता है। कारण क्या है कि जो दवा है वो उस केमिकल से, रसायन से, ये भी एक तरह की रसायन पैदा करती है। शरीर का पूरा खेल, मस्तिष्क का पूरा खेल एक रसायन है, पूरी की पूरी। इसमें जो भी घटता है एक रासायनिक प्रक्रिया घटती है, इसके अलावा कुछ नहीं है शरीर में, सब कुछ रसायन। काम वासना पकड़ती है, एक रसायन है और कुछ नहीं। गौर से देखोगे तो एक शरीर की रसायन है। क्रोध पकड़ता है, एक रसायन है। कुछ खास तरह की ग्लैंड एक रसायन छोड़ देती हैं। परिस्थिति होती है कभी कभी, और कभी कभी इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। मैं मेरी बात कहूँ, मैं एक गोली खा रहा था अभी, डॉक्टर ने मुझे एक गोली दी, वो इतनी खतरनाक गोली रहा है, उसने शरीर की पूरी रसायन बदल दी। यानी ये लगे कि मुझे चलने फिरने में तकलीफ होने लगे, शरीर में दर्द हो, अजीब किस्म का लगे, और मुझे जीवन में ऐसा जीवन में जीता नहीं हूँ डलनेस वाला, तो मेरे हाथ पैर चले ही नहीं, चले तो दुखने लगे। मैंने कहा कोई ना कोई तो गड़बड़ है, और एक्स्ट्रा क्या किया है मैंने, एक्स्ट्रा गोली खाई है। डॉक्टर से पूछा कि ये गोली, बिल्कुल कही सब गुणधर्म उसके यही हैं जो आप बता रहे, सारे लक्षण। मैंने गोली बंद कर दी, गोली बंद कर दी, मैं 2 दिन में एकदम बढ़िया हो गया। तो अब ये सारा कोई भी ट्रीटमेंट कराओ एक रासायनिक प्रक्रिया है। कभी कभी क्या होता है कि वो रसायन आपको फिट ना बैठे तो वो दवाई भी बंद करना पड़ती है।
लेकिन शुरू शुरू में तो हर रसायन अपना एक खेल करती है, वो आपके अंदर की कोई सोई हुई रसायन को जगाती है, उससे जो ऐसा होता है। तो इसकी बिल्कुल परवाह मत करके अगले बार भी जाएगी और ऐसा ही होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और चीज तो वही हुई जो तेरे को कम मात्रा में थी, पागलपन तेरे अंदर है ही, कम मात्रा में दिखता है। और ये रसायन से ज़्यादा मात्रा, गुरुजेब क्या करता था, वो ऐसी रसायन खिलाता था कि तुम्हारे अंदर का जितना दबा हो सब निकल जाए, एकदम पागल कर देता था आदमी को कि तुम्हारी रसायन को तुम देखो साक्षी भाव से उसे। तो असली में ये साक्षी भाव से देखने वाली बात थी, ये पागलपन सारा का सारा। और ये मान कर चलना था कि ये पागलपन निकल रहा है, ऐसा नहीं मानना था कि मैं पागल हो गई। कभी नहीं मानना चाहिए ऐसी चीज़ कि मैं ये हो गई हूँ। अभी हम क्या करते हैं कि जो होता वो हम हो जाते हैं, वही भूल होती है। ऐसा तुम में निकल रहा है, पास हो रहा तुमसे, कोई भी चीज तुमसे पास ही तो हो रही है, और क्या हो रहा। क्रोध भी होता तो तुमसे पास हो जाता, तुम्हें धक्का मार के चला जाता, रुकता है क्या? ये चीज भी रुकेगी नहीं, चली गई या सो जाएगी भीतर, दोबारा परिस्थिति आएंगी फिर खड़ी हो जाएगी। अगर तुमने ठीक से नहीं देखी तो बार बार होगा जी। अगर उसको स्वीकार लिया कि ये ऐसा है, गौर से स्वीकार लिया कि ये मेरे हित में है, आपके जीवन में ये एक परम सूत्र आपको मान लेना चाहिए, घटनाएं सब आपके हित में घट रही हैं। कारण ये जो अस्तित्व है ना, ये इतना प्रेमपूर्ण है और इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि वो कभी तुम्हारा अनिष्ट उसमें से आता नहीं है। जी हमारी मान्यता होती है, हम उसे समझ नहीं पाते कि ऑपरेशन होता है तो काय के लिए होता है कि मवाद निकल जाए, होता है ना। तो अब आपके हित में नहीं हुआ, तकलीफ होगी, जो ऑपरेशन हुआ होगा, इसे ऐसे मानो। अब उसे तुम अगर बोधपूर्ण ढंग से स्वीकार लेते तो तुम बहुत हल्के हो जाते। तुम उससे लड़ते रहे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मुझे मैं समझ नहीं पा रही। क्यों समझना चाहती हो, निकलने दो ना। उसको समझने का प्रयास, बिल्कुल समझने का प्रयास ही बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इन चीजों के कोई अर्थ नहीं है। अब तुम्हें क्रोध आ रहा तो क्रोध तुम समझने की कोशिश करोगे कि किस वजह से आ रहा, ठीक होगा कि नहीं होगा, वो तुमसे गुजर रहा है। अगर तुम ऐसे देखोगे जो तुमसे पास हो रहा है तो आप उससे मुक्त हो जाओगे। और अगर कारण ढूंढे उसके कि इस वजह से हो रहा कि उस वजह से हो रहा, फिर आपने चिपका लिया उसे, फिर वो आपकी स्मृति बनेगा और स्मृति डरवाएगी। अभी आपको स्मृति डरवा रही, हकीकत में कुछ नहीं, लेकिन जो स्मृति बन गई क्योंकि तुमने स्वीकार नहीं, बोझ से नहीं देखा, लड़े। हमारी स्मृति लड़ाई का ही परिणाम है, नेगेटिव का परिणाम है। हम कभी भी, हमारी पॉजिटिव स्मृति आती है क्या? कभी तुम्हें आती नहीं है पॉजिटिव स्मृति। जब भी आती किसी अभाव की स्मृति आती है, भाव की तो आती नहीं, क्योंकि भाव की स्मृति तुम पचा जाते हो, वो तुम्हारा स्वभाव है। और अभाव की स्मृति जो है वो धब्बे छोड़ देती है और बार बार उभरती है। तो इस बीमारी से मुक्त होना है हमको। तो इस तरह से मत लो कि तुम बीमार हो गई, तुम्हें जे हो रहा है, जे निकालो पहले। तो तुम बीमार नहीं हो रही हो, तुम्हारे अंदर दबा हुआ कुछ बाहर निकल रहा, ऐसा मानो। जो छुपा है वो दवाई ने बाहर निकाला, निकल रहा है बाहर। तो अगर वो इलाज हो रहा है तो जल्दी चला जाएगा, और इलाज नहीं हो रहा, वो परमानेंट फंस गया, दवाई गलत है, ऐसा भी हो सकता है। फिर कुछ निकल नहीं रहा, वो दवाई का रिएक्शन। दो तरह से होती है घटना। एक दवाई का रिएक्शन भी होता है, जो तुम कितना ही देखो नहीं जाएगा, वो दवाई का रिएक्शन है, तो दवाई बंद कर दो, तो हम दूसरी दवाई खाएंगे, ये दवाई नहीं खाते। और अगर आप देख पाए और हल्के हो गए तो फिर वो इलाज हो गया, वो आपका इलाज। और इतने दिन से जकड़ी क्यों जीती हूँ? मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ, इतने दिन से कोई समस्या लेके यहाँ किसी भी आदमी को दुखी होकर जीने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मुझे पता तुम्हारा दुख नकली है और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम जरा मेरी बात गौर से, थोड़ी भी गौर से समझ लो ना मेरे वाले एंगल से, तो मामला साफ है। मैं तो नहीं देखता यहाँ जितने लोग हैं इनमें कोई बीमार है। हाँ, बीमारी की मान्यता सब लिए हुए हैं, गजब की मान्यता है, इनके बाप दादों से आई है मान्यता। हम ये मान लेते हेरिडिटी की। अब ये बकवास है कि हेरिडिटी से तुम्हें, एक तो बीमारी है नहीं जो मान ली है, और फिर वो हेरिडिटी से आई है, वो आदत है हमारी। कोई हेरिडिटी से नहीं आता, ये फालतू की बातें। मान्यता का इस जगत में इतना बड़ा खेल है कि जो हम मानते हैं वही हम हो जाते हैं। ये लड़की भी थोड़ी सी फंसी हुई है क्योंकि इसकी मान्यता बड़ी गजब की। ये इतना सच मानती है झूठ को कि हम इतने बार से समझा रहे हैं, लेकिन वो उसे सच ही माने बैठी हुई है। वो बीमार बिल्कुल नहीं है, मजा देखो आप, बीमार नहीं है रत्ती भर, बहुत अच्छी स्वस्थ बढ़िया लड़की है, लेकिन मान रखा है कि मैं बीमार हूँ, और मूर्ख लोगों से चर्चा करती है कि मैं बीमार हूँ। वे सलाह दे देते, हाँ लगती तो है, वो ऐसा कह देते हैं, लगती तो है थोड़ी सी। तो अब क्या हो गया, तेरी मानता में 4 चांद लग गए और ज़्यादा, तो फंस गए। तो किसी से कहोगे, एक तो आदमी को अपना दुख किसी से नहीं कह, आपका जो नेगेटिव है वो किसी से आपसे कहने मत जाओ, क्योंकि भी तुमसे ज़्यादा नेगेटिविटी लेके बैठे, इससे भी नहीं। ये क्या करेगा, उड़ाएगा, और कुछ ये क्या कर सकता है उसमें, कोई नहीं कर सकता। वो करना तो तुझे ही पड़ेगा, जब तक तू नहीं करेगी इलाज नहीं है, क्योंकि तेरी मान्यता ये थोड़ी छुड़ा देगा, ये नहीं छुड़ा। हाँ, मैं छुड़ाता हूँ क्योंकि मैं और तरीके से छुड़ाता हूँ, सफाई जरा अलग तरह से करता हूँ, लेकिन इस बेचारे की बस की नहीं है कि वो मान्यता छुड़ा दे। तो इसका दोष नहीं है, इसके सामने नाटक करेगी तो वो फिर चिढ़ेगा और कुछ नहीं करे। अगर बस बात समझ में, तो ऐसा है खेल। तो अभी ये मान के क्यों चल रही हो, अगर होगा तो शुभ होगा, कुछ और छुपा हुआ निकल आएगा। अब मेरी समझ से जी लेना उसे, अगर ऐसा होता है, पहली बात तो होने वाला नहीं, पक्का मान ले, तो कल ही चली जा भले, कुछ नहीं होने वाला, ये ड्रामा है। और वो स्मृति में ड्रामा घूम रहा है तेरी में, हमें रिपीट जो स्मृतियाँ तो होती है नेगेटिव स्मृतियाँ, और कुछ नहीं होता। बाकी यार इतना बढ़िया जीवन जी रहे हो, अरे तुम्हें पता नहीं है तुमने कौन से पुण्य किए होंगे जो तुम्हारा यहाँ मन लग गया है। नहीं कोई पाप उदय हो जाए अभी भग जाओ 3 दिन में, ऐसा नहीं रह रहे तुम, ऐसा कोई रह नहीं सकता है। कोई को किसी की जरूरत नहीं है यहाँ, जो सारा खेल अस्तित्वगत है। ये भ्रम कोई पाले नहीं कि कोई यहाँ कैसे रह रहा है, अस्तित्व चाहता है इसलिए रह रहे हो, क्योंकि यहाँ इलाज हो रहा। अस्पताल में हो तुम अस्तित्व की, और अस्पताल में जब ही आता है आदमी जब सक्षम हो, कोई धन से सक्षम होता, कोई पुण्य से सक्षम होता। इस अस्पताल में तो पुण्य से सक्षम होके आता, धन की बात नहीं, पुण्य की बात है। यहाँ स्वस्थ होता है आदमी, वो आता पुण्य से है, बिना पुण्य किए यहाँ आ नहीं सकते हो, कोई उपाय नहीं है। यहाँ मिल क्या रहा, सिर्फ स्वस्थ हो रहा है, जो धीरे धीरे हो रहा है, जो पता लग रहा है। इस परिवेश में रह के स्वस्थ होता है आदमी धीरे धीरे। अभी बहुत गौर से देखोगे लोगों को, तो जो साल भर पहले लोग थे या 2 साल पहले लोग थे, मैं जैसा देखता, कुछ नहीं कर रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, कहीं गहराई बन रही है, क्योंकि ये परिवेश ही सुधार रहा पूरा। तो ये तो बहुत भाग्य की बात मानो पहली तो, ऐसे हैकड़ी मत मानना, या तुम्हारे करने से हो गया, तुम्हारे होने से हो गया, ऐसा नहीं, होना था इसलिए हो रहा। और वो सब घटनाओं को दूसरी तरह से देखो, तुम्हें नहीं हो रही हैं, वे तुम में से पास हो रही, छुपी हैं, बहुत सारी भूलें की हैं, वे सारी कुछ कुछ बन के निकलती हैं। जो भूल करते वैसी थोड़ी निकलती, जो भूल करती वो बड़ा रूप अलग धारण, नहीं तो फिर तो समझे आदमी समझ जाएगा वो भूल का परिणाम। तो कभी कोई चीज़ निकलती है तो कहीं भूल नहीं है उसकी, ऐसा लगता है। ये तो हमको पहली बार ही हो रही है, क्योंकि वो नए रूप में होती है, उसका पुराने से कुछ लेना देना नहीं होता। तो उसे होने दो और मज़ा करो।
आ गई समझ में? और फिर आप फंसो तो किसी को बोलना ना, मेरे पास ही आना, मैं बुला लूँगा। आ गई समझ में? बैठ जाओ। और कोई प्रश्न आखिरी किसी का रहा है? ये आखिरी प्रश्न होगा जिसका भी होगा। तेरा है? बाबा आंसर तो मिल ही गया है। हैं? आंसर तो मिल ही गया। हाँ तो फिर प्रश्न जेब में रख ले। बाबा प्रभाव रहित जीवन कैसे जिया जाए, और वो प्रभाव और होश पूर्णता को कैसे बैलेंस करे साधना के पथ। एक तो तुम्हारी खोपड़ी में से जो कैसे निकल जाना चाहिए, तुम ये कैसे करके प्रश्न ही को खराब कर लेते हो कि प्रभाव रहे जीवन कैसे जिए। तो अब तुम प्रश्न की आत्मा में नहीं गए, ऊपर ऊपर से उठा लिया ये प्रश्न तुमने। आ गई समझ में? जैसे ही तुमने कहा कि प्रभाव रहित तक ठीक थी बात, कैसे जिए, वो प्रश्न बनाने के लिए कैसे डालना पड़ा। क्या 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 बोल रही? बाबा वैसे मुझे ये जाने प्रभाव रहित वो उसकी ये, लेकिन वो प्रश्न बनाने के लिए कैसे डालना पड़ा, इसलिए कुछ जोड़ दिया उसमें। असली में क्या है कि मनुष्य जो है पैदा हुआ है जब से अभी तक एक तरह के सम्मोहन में जीता। मनुष्य 24 घंटे सम्मोहन में जी रहा, 24 घंटे। और वो सेल्फ हिप्नोटाइज है, खुद ही खुद को हिप्नोटाइज करता है, खुद को हिप्नोटाइज कर लेता है। तो पहले तो तुम ये बहुत गहराई में जाओ और ये मानो कि हम खुद हिप्नोटाइज कर रहे हैं। जवाबदारी खुद लो। प्रभाव में कौन जा रहा है? आप चाह रहे हो कि कोई प्रभाव में ला रहा है? कोई ला नहीं सकता अगर तुम ना जाना चाहो तो। कि ले आएगा? कोई नहीं ला सकता। हम कहीं गहरे में प्रभावित होना चाहते हैं, इसलिए प्रभाव में आ जाते हैं। और लड़कियां तो बहुत जल्दी आ जाती हैं। अगर कोई बदमाश मिल जाए और वो बड़े अच्छे ढंग से कहे कितनी गजब आंखें हैं तुम्हारी, कितनी अच्छे हो, मतलब वो 4 अच्छे तारीफ के पुल बांध दे। अच्छा, हम मन में तुझे बना के बैठे। इस संसार में लड़कों का भी हो लड़कियों का भी है, तुम्हारे अंदर एक बहुत डीप एक वासना है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम सबसे ज़्यादा सुंदरी हो, तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं, लेकिन कोई मान नहीं रहा। और उस भावना को जब कोई कहता है कि गजब आंखें तो बहुत ही बढ़िया, या ये ऐसा है तुम्हारा ढंग बोलने का, वाणी तो गजब है, फूल झड़ते हैं, मतलब 5-7 बार में फंस जाओगे। 5-7 बार अगर गौर से, और जब मिले जब ही कहे। ये चालाकियाँ होती, बहुत चालाकी होती किसी में। वो कई लड़कियों फंसा लेते हैं जिनको जो चालाकी होती है, एक को नहीं, कई को फंसाते हैं, वो खेल खेलते हैं। और लड़कियां जो है ना निर्दोष बहुत हैं, जी मैं मानता हूँ, निर्दोष बहुत हैं, उसका बहुत ही नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। तो जब कोई आदमी तुम्हारी तारीफ कर रहा हो तो बहुत गौर से देखना, प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहा हो तो बहुत गौर से देखना कि तुम प्रभाव में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते। अगर थोड़ी सी भी तुम्हारे अंदर समझ जागृत हो जाएगी तो तुम समझ जाओगे गेम, कि ये गेम चल रहा है और कुछ नहीं। और सब तरफ से गेम चल रहा है, ये एक तरह का गेम नहीं, एक तरह का नहीं, हर तरह के गेम चल रहे हैं। तुम हर चीज में प्रभावित। तुमने खाना बनाया, किसी ने कहा कि गजब
बहुत बढ़िया खाना। उस दिन तो तुम्हारे बारे न्यारे हो जाते, हमसे आके पूछते हो कैसा बना, हम कहते गजब बना। और तुम्हारे प्राण खिल जाते हैं। अच्छा, पूछना जरूर है, बना के आते हैं तो हम भी क्या कहें, जैसे दुनिया सम्मोहित करती है ऐसे हम भी कर देते हैं। हाँ, खाना तो बहुत, हम क्यों दुखी करें बिना मतलब का। अगर हमने कह दी खाना अच्छा नहीं बना तो तकलीफ होगी तुम्हें बिना मतलब की, और तुम्हें प्रभाव में जीने की आदत है तो हम भी उस गंगा में बह जाते और तुम्हें समझा देते। कभी कभार हम टोकते हैं, कभी कभार हमें सच्चाई भी कहना पड़ती है, 10 बार में एक बार, फिर उसकी पीड़ा हमें भोगना पड़ती है, क्योंकि तुम पत्थर फेंकने लगते हो। जब हम तुम्हें सच्चाई दिखाते हैं तो तुम्हारे हाथों में पत्थर होते हैं और वे पत्थर हम पे ही आके गिरते हैं, तो हम पत्थरों से बचने के लिए टाल जाते हैं, तुम्हारी बात की सत्यता नहीं बताते, हमेशा ईमानदारी की बात बता। तो आप प्रभावित होते हैं, कोई प्रभाव में आपको डाल नहीं रहा है, और जीवन की जो गहराई है उसे किसी प्रभाव की जरूरत नहीं है। कि देखो ये पेड़ है, ये किसी के प्रभाव में नहीं आ रहा, लेकिन अपने स्वभाव में कितना मजे से जी रहा। आम में आम लग जाते हैं टाइम पे सब, ये किसी के प्रभाव में, चाहे हजारों आदमी इसकी तारीफ कर रहे हों, उसे कुछ लेना देना नहीं। कौन से बेवकूफ़ चिल्ला रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं, कि है उसे लेना देना, उसके कोई फल नहीं बदल जाएंगे, उसमें आम जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे, तुम्हारे प्रभाव से कुछ नहीं होने वाला। ये कड़वे आम हो जाए, गालियाँ दो तो कड़वे आम हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। सब स्वभाव में जी रहे, तुम भी स्वभाव में जी रहे हो। मजा देखो कि जो प्रभाव में आकर जीना होता है तुम्हारा, वो परिधि पे होता है। तुम्हें इस बात का पता नहीं है किसी को, कि जो प्रभाव में आकर जीना होता है वो परिधि पे होता है, और केंद्र में तुम स्वभाव को जी रहे हो, और मेरा संबंध तुमसे केंद्र में है। मजा देखो, और केंद्र में मैं ऐसा देखता हूं कि तुम बिल्कुल स्वाभाविक जी रहे हो, कोई गलती कहीं भूल नहीं हो रही, और बाहर तुम प्रभाव में आकर जी रहे हो, और तुम्हें बाहर की भाषा समझ में आती, भीतर की आती नहीं है। तुम केंद्र का आता ही पता नहीं है तुम्हें, वो सहज जो जिया जा रहा है, जो जीवन चल रहा है, जिस खेल से चल रहा है, वो खेल तो तुम्हें समझ में आता नहीं है। तुम प्रभाव वाली गंगा में बह जाते हो। तो जो तुम प्रभाव में और गैर प्रभाव में आ रहे हो, वो सारा का सारा एक तरह का सम्मोहन है। ऐसा आपको बहुत गहरे से समझ लेना कि जब तुम्हें ये लगे कि मैं किसी प्रभाव में आ रही हूं, तो वो तुम्हें सम्मोहन हुआ है। प्रभाव में कोई तुम्हारी आत्मा नहीं चली गई, मन ही जाता है। आत्मा तो किसी के प्रभाव में नहीं जाती, ये तो मजेदार खेल है। तुम मेरे प्रभाव में भी नहीं आ सकते आत्मा से। मजा देखना, किसी के प्रभाव में किसी को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज्योति अपने ढंग से जल रही है। एक दिया जल रहा है अपने हिसाब से, वो किसी प्रभाव में आएगा, बड़ा दिया जल जाए, कितना ही बड़ा दिया जल जाए, कितना ही छोटा दिया जल जाए, कोई दिया बुझ जाए, कोई की लो बड़ी हो जाए, तो दिया प्रभावित होता है, क्योंकि वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, वो अपने स्वभाव को जी रहा है। आप आश्चर्य करोगे, हवाएं चल रही, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन तुम अपने स्वभाव को ही जी रहे हो। तुम जैसा मैं देखता हूं, तुम 100% स्वस्थ हो, 100%, कोई कहीं गड़बड़ नहीं है। ये जो गड़बड़ है, ये सब परिधि पे है, और परिधि तुम्हारी बनी है सम्मोहन से, रियलिटी से नहीं बनी, अनुभव से नहीं बनी। परिधि बनती है एक अनुभव से बनती है, वो परिधि की बात अलग होती है जो अनुभव से बनती है। और जो परिधि सम्मोहन से बनती है, वो आखिरी तक तृप्त नहीं होती, क्योंकि वो सम्मोहन से किसी को देखा सम्मोहित हो गए। ऐसा नहीं, अगर तुम प्रभावित होते हो तो तुम प्रभावित करते भी हो, ये दोनों तरफ जाती है बात। तुम्हें अगर कोई उल्लू बनाता है तो तुम भी किसी को उल्लू बनाते हो, ऐसा नहीं है, जिसे तुम समझ नहीं पाते। तुम किसी को प्रभावित, और यहाँ जिंदगी में हो क्या रहा, या तो हम प्रभावित हो रहे हैं या हम प्रभावित कर रहे हैं। दो ही तरह की तो एक्टिंग चल रही है हमारी।
या तो हम प्रभावित होकर आनंदित होते हैं, या कोई हमारे प्रभाव में आ जाए तो हम गजब आनंदित होते हैं। यार पहली बार किसी ने समझा हमको, ऐसा लगता है, क्योंकि वो तुम्हारे प्रभाव में आ गया तो तुम गदगद हो जाते हो। अब वो भी नादानी है और ये भी नादानी है, तो तुम्हें एक पहलू उसका भी अच्छा लगता है कि तुम प्रभावित होते तो फंस जाते। तुम कितने को फंसाए हो? प्रभावित करते हो ना किसी न किसी ढंग से, एन कैन प्रकरण तुम्हारा चलना, उठना, बैठना, बोलना, चालना, इसके पीछे एक ही चीज है कि कोई ना कोई प्रभावित होता रहे। आ रही समझ में बात? तो ये आदत प्रभावित करने की भी बंद करो, और अगर प्रभावित करने की आदत तुम्हें तो प्रभावित होगे ही, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि चीज़ें बदलती हैं, ऐसे गेस्टाल्ट बदलता है। जैसे सम्मोहन का खेल में गेस्टाल्ट बदलता रहता, कभी बाजी तुम्हारे हाथ में और कभी बाजी दूसरे के हाथ में, कभी वो टोपी तुम्हें पहनाता, कभी तुम टोपी दूसरे को पहनाते हो, ऐसा खेल चलता रहता। तो ना तो जीवन को इतनी सजगता से और इतने मज़े से जियो कि तुम तुम्हारे मज़े का ही आनंद लो, प्रभावित होने का मज़ा ही क्यों लेते हो? समझ रहे मेरी बात? अब तुम प्रभावित होने का अगर मज़ा लोगे तो कोई भी करेगा प्रभावित, क्योंकि ये संसार में प्रकृति और परमात्मा का एक खेल चल रहा है। प्रकृति सम्मोहित करती है और परमात्मा सम्मोहन तोड़ता है। समझ रहे बात? और प्रकृति चारों तरफ से सम्मोहन करती है, वो तुम्हें कहीं से ना कहीं से फंसाने की कोशिश करती है, नाना तरह के रूपों से। ऐसा खेल है पूरा। अब मेरे ख्याल से समय पूरा हो गया है, क्यों भाई? 1 घंटा जैसा हो गया, तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।